हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, तो सोशल फार्मेसी में टॉपिक है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आज है लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक जहां पे हमने खत्म किया था वैक्सीनेशन पे, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन खास चीज देखो, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। यस, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। राइट, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन पे हमेशा गुड इवनिंग है ना, हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 5 है। आज के बाद हम लोग फिर पहुंच जाएंगे कहां पे? पॉल्यूशन वाले टॉपिक में। देखो, आज का जो टॉपिक है, यहां से ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, हमने ऑलरेडी वैक्सीन का ओवरव्यू ले लिया था। थोड़ा सा और ओवरव्यू लेने के बाद इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे। उसके बाद सीधा देखो क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी आता है। और फिर डायरेक्ट हम लोग साइको सोशल फार्मेसी की तरफ मूव कर जाएंगे। मींस क्योंकि देखो, सोशल फार्मेसी में सबसे बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना। सोशल फार्मेसी में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, वो इस यूनिट से सबसे ज्यादा। ओवरऑल जब आप यूनिट मिलाओगे तो किसी से एक क्वेश्चन, किसी से एक भी नहीं, लेकिन इससे 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में मिलता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूनिट काफी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी काफी आसान सी है। राइट, चलो भाई शुरू करते हैं। तो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की बात करें। वैक्सीनेशन क्या होता है भाई, मेन टॉपिक है ना। क्या क्या होता है वैक्सीनेशन और क्या होता है इम्यूनाइजेशन? तो वैक्सीनेशन तो सिंपल, यस गुड इवनिंग। वैक्सीनेशन देखो सिंपल सी चीज, हम जब वैक्सीन लेते हैं, क्यों लेते हैं वैक्सीन? वैक्सीन लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। राइट, तो वैक्सीन लेते हैं किसी बीमारी से बचने के लिए, ताकि बीमारी हमको ना होने पाए। जैसे एक्ट गेटिंग अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। कोई भी वैक्सीन, जैसे हमने कोविड 19 की वैक्सीन ली थी। किसकी? कोविड 19 की वैक्सीन ली थी। क्यों ली थी कोविड 19 की वैक्सीन? इसलिए कि कोविड 19 ना हो हमको। राइट, तो हमारे अंदर कोविड 19 के अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट हो जाए और स्पेसिफिक इंफेक्शन या स्पेसिफिक डिजीज से बचा जा सके, इसके लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। फिर इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन बिकम इम्यून, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वाया वैक्सीन भी हो सकता है, वाया मेडिटेशन भी हो सकता है, वाया लाइफस्टाइल भी हो सकता है। मींस हम अपने इम्यून सिस्टम को कई सारी इम्यून वर्धक दवाएं भी खा के हम ठीक कर सकते हैं। बिकम इम्यून अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन डिजीज टिपिकली थ्रू वैक्सीनेशन। तो कह सकते हो कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम अपना इम्यूनाइजेशन करते हैं। मींस वैक्सीन लेने को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन से जनरेट होता है इम्यूनाइजेशन। दोनों एक दूसरे से कनेक्टिंग हैं। पहले इम्यूनाइजेशन नहीं हो सकता। इम्यूनाइजेशन का सोर्स क्या है तुम्हारा? सोर्स है तुम्हारा वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन से वैक्सीन नहीं हो सकती, लेकिन वैक्सीन लेने से तुम्हारा इम्यूनाइजेशन हो सकता है। राइट, तो मेन चीज क्या हुई? वैक्सीन। अल्टीमेटली आप इम्यूनाइज कैसे होते हो? थ्रू वैक्सीन। वैक्सीन लेने के बाद आप इम्यूनाइज होते हो। तो पहले क्या आया? पहले आया वैक्सीनेशन। यस एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राइट, तो पहले क्या आया? वैक्सीनेशन। राइट, ये इस चीज को ध्यान रखना, ये चीजें एमसीक्यू में कभी कभी घुमा देते हैं। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ, ये कुछ वैक्सीन्स हैं, उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये लगभग तुम में से जितने भी लोग हैं, काफी लोगों को बहुत सारी मेडिसिन लगी होंगी, बहुत सारी वैक्सीन लगी होंगी, या जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे उनको ज्यादातर इसके बारे में पता होगा। ओके, तो देख लो, सबसे पहले आती है बीसीजी वैक्सीन। कौन सी? बीसीजी। काहे के लिए होती है? टीबी के लिए होती है। ये टेबल थोड़ा सा देख लेना, आज एक दो टेबल बताऊंगा जिससे एमसीक्यू में एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन जरूर आता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए आता है बीसीजी वैक्सीन, और किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से? इंट्राडर्मल रूट से। कितनी नंबर ऑफ डोज? 1 डोज। कब लगती है? एट द बर्थ अप टू 1 ईयर। मींस जैसे ही बच्चा पैदा होता है बीसीजी की वैक्सीन तब तक, मींस 1 साल का होने तक उसको कई बार लग जाती है। ठीक, या फिर कह सकते हो तुरंत, बर्थ के तुरंत बाद,
या फिर जब 1 साल का होता है तब। फिर ओपीवी वैक्सीन यानी पोलियो की वैक्सीन। पोलियो की वैक्सीन कैसे दी जाती है? ओरल दी जाती है। नंबर ऑफ डोज कितनी? कम से कम 5 बार देनी है। कब? एक बर्थ के टाइम पे दोगे, जहां पे बच्चा पैदा होता है तुरंत देना है। फिर 3 डोजेस 6, 10, 14 वीक पे, छठे वीक पे, 10वें वीक पे और 14th वीक पे। लास्ट में एक बूस्टर डोज दी जाती है 16 से 24 महीने में। जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है तब बूस्टर डोज दी जाती है। इस तरीके से मिनिमम कितनी? मिनिमम डोजेस उसको जो है 3 डोजेस तो मिनिमम दी जाती हैं और एक लास्ट में बूस्टर डोज। फिर हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। हेपेटाइटिस बी का टीका क्यों लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछते हैं, कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है हेपेटाइटिस के लिए? इंट्रामस्कुलर होता है, राइट। कितनी डोज लगती है इसकी पूरे टाइम पीरियड में? वैसे तो ज्यादातर जो वैक्सीनेशन हैं वो अप टू 10 साल में, मेन जो तुम्हारे होते हैं 5 साल तक खत्म हो जाते हैं सारे वैक्सीनेशन, 5 साल तक। कुछ एक हैं जो अप टू 10 ईयर्स तक जाते हैं, राइट। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैक्सीनेशन कम होते जाते हैं। शुरुआत में ज्यादा है और काफी कॉस्टली भी आते हैं ये, राइट। फिर बात करते हैं इंट्रामस्कुलर कब देते हैं? तो बर्थ के टाइम पे दे देते हैं। और फिर नेक्स्ट तीन जो 6, 10 और 14 वीक पे, छठे वीक पे, 10वें वीक पे और 14th वीक पे नेक्स्ट डोजेस दी जाती हैं वैक्सीन की। मैं फिर बोलता हूं, इस वैक्सीनेशन इस टेबल से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके डाल रखे हैं। डीपीटी की बात करें, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ये कॉम्बो एक इंजेक्शन आता है, इंट्रामस्कुलर लगता है। कितने इंजेक्शन लगते हैं इसके? 5 इंजेक्शन लगते हैं। कब कब लगते हैं? 3 डोजेस 6, 10, 14 वीक पे, 3 तो यही हो गई। फिर 2 बूस्टर लग जाते हैं 16 से 14 महीने में और फिर एक लगती है 5 से 6 साल की एज पे। जिनके यहाँ बच्चे होंगे उनको आइडिया होगा, उनको भी जो वैक्सीनेशन चार्ट देखोगे ना घर में बच्चों का, वो ऐसा ही है, राइट। मीजल्स, मीजल्स काहे के लिए? मीजल्स के लिए, है ना, सबक्यूटेनियस, दो इसके इंजेक्शन लगते हैं। एक शुरुआती ईयर में 9 से 12 महीने पे और दूसरा 16 से 24 महीने पे, मतलब एक पहले साल और एक दूसरे साल। फिर टिटनस का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है 2 मिनिमम। वैसे तो ये लगवाते रहने चाहिए, 5-5 साल के टिटनस के इंजेक्शन आ गए क्योंकि बच्चों को कब सेप्टिक हो जाए कुछ पता नहीं रहता। 10 साल 16 साल की एज पे और प्रेग्नेंट मदर को भी 2 डोज दी जाती है। इफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी विद इन 3 इयर्स, अगर अगली प्रेगनेंसी जल्दी हो गई, यस, तुम्हें आइडिया है ना, जिनके अभी छोटे बच्चे उनको आइडिया होगा, है ना। और जिनके अभी 5 साल से ज्यादा छोटे हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि हर 6 महीने पे कोई ना कोई वैक्सीनेशन है। और एक एक वैक्सीन अगर तुम प्राइवेट में लगवाने जाओ तो 1000-1000, 1200 की, कुछ तो ऐसी जो 5-5 हजार की है, समझे। सरकारी में जाओ तो एक अलग बात है। फिर जेईवी लायोफिलाइज्ड है, ये काहे के लिए? इंसेफेलाइटिस के लिए। कैसे लगती है? जो दिमागी बुखार होता है उसके लिए ये लगाया जाता है वैक्सीनेशन, है ना। सबक्यूटेनियसली दिया जाता है इसकी 2 डोज, एक पहले साल और एक दूसरे साल, यानी एक 9 से 12 महीने जब बच्चा 1 साल का पूरे होने वाला होता है तब, और एक वैक्सीन जब 2 साल का होने वाला होता है। फिर एचआईवी पेंटा, ये बड़ी कॉमन है, मींस कॉमन वैक्सीन कह सकते हो, इसमें कई सारी हैं। हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, सारी बीमारियों के लिए इसीलिए एचआईवी पेंटा बोलते हैं। इंट्रामस्कुलर लगता है और इसकी 3 डोजेज लगती हैं। शुरुआत में 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक का जब बच्चा हो जाता है तब ये वैक्सीन लगाई जाती है। ध्यान रहे, इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है? तो टीबी से बचाती है। हेपेटाइटिस किस बीमारी से बचाता है? हेपेटाइटिस बी से। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्रामस्कुलर, राइट। ज्यादातर चीजें जो है, कौन सा वैक्सीन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। एज तो खैर अब तक नहीं पूछा गया, प्रीवियसली चाहे जितना पीछे तक चले जाओ, इसमें से कौन सी वैक्सीन किस एज में दी जाती है ये नहीं पूछा गया। अगर पूछा भी जाता है तो विद इन 5 ईयर में तुम कुछ भी बना के उठा के लिख दो, या इतना अंदाजा रहता। बेसिकली तुमको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि वैक्सीन का नाम क्या है और ये किस रूट से देनी है, मिनिमम ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, ठीक।
फिर देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अक्सर पूछ ली जाती हैं कि भाई ये इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी जो है हमारी अपनी या तो इन्नेट हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। दो वाली लाइन कौन सी? ओपीवी, ये पोलियो की वैक्सीन है ऋतिक, पोलियो की वैक्सीन है, ओरल दी जाती है। ये तो पोलियो की ड्रॉप कब दी जाती है सबको पता होगी, बहुत कॉमन सी, 2 बूंद जिंदगी के, है ना। ठीक है, चलो। हाँ भाई, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी या तो इन्नेट होती है, इन्नेट वो इम्यूनिटी होती है जब हम पैदा होते हैं तो हमको रेडीमेड फॉर्म में मिलती है। इन्नेट इम्यूनिटी, देखो इम्यूनिटी दो तरह की, एक इन्नेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इन्नेट वो इम्यूनिटी होती है जब हम पैदा होते हैं तो हमको रेडीमेड फॉर्म में हमारे मदर से मिलती है, ठीक। और इन्नेट के बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जब हम दुनिया में आते हैं तो तरह तरह के इंफेक्शंस होते हैं, ठीक। मींस अब हम उसको एक्वायर्ड करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में हमको किसी तरह की कोई कुछ नहीं करना है, वो जब हम बताए तरह जब पैदा होते तो हमारे शरीर के अंदर होती है, ठीक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमको बाद में पैदा होने के बाद मिलती है, ये एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से। मींस बहुत सारी चीजें हैं जो खाने पीने से, अब जैसे एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड में अगर बात करें, कहीं पानी के बतासे खा रहे हो तुम लोग, है ना, खाते हैं ना यूजुअली लोग पानी के बतासे। तो पानी के बतासे खाने गए और पता लगा पानी के बतासे वाला जो है जहां से पानी के बतासे खिला रहा है उधर आसपास ज्यादातर जगह ऐसी होती हैं, देखो बहुत अच्छे अच्छे भी रेस्टोरेंट होते हैं वहां भी मिलते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर तुम देखोगे नाली वाली के आसपास, क्योंकि उनको कूड़ा फेंकने में आसानी होती है। मींस बहुत अनहाइजीन कंडीशन में और खूब मजे ले लेके उड़ाए जाते हैं पानी के बतासे, है ना। लेकिन अब वहां पे क्या है, वो इतना ज्यादा हाइजीनिक तो है नहीं, दुनिया भर की, मींस जब मुंह फैलाते हो पानी के बतासा खाने के लिए तो ढेर सारे माइक्रोब्स भी अंदर चले जाते हैं उसके साथ, प्लस, ठीक है, तो बहुत सारे माइक्रोब्स भी अंदर चले जाते हैं, है ना। तो अब वो माइक्रोब से लड़ने के लिए तुमको क्या भाई, बॉडी क्या करती है, अगर आप ठीक ठाक खान पीन ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, तो जो भी आएगा, जो भी बाहर से माइक्रोब्स आएगा, हमारी बॉडी उससे लड़ेगी और उससे लड़के उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो थोड़ा भी, देखो बाहर थोड़ा भी मौसम चेंज होता है, बाहर का कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। देखो केमिस्ट्री की लाइव क्लास अभी इसी ये यूनिट खत्म होने के बाद फिर देखता हूं केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के हमने 2 यूनिट खत्म कर दिए हैं, राइट। और केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो सबसे जल्दी खत्म होने वाला है। तो सोशल फार्मेसी की ये यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद कंटिन्यूअसली 2-3 यूनिट खत्म कर देंगे, उसमें टाइम नहीं लगता। केमिस्ट्री वन ऑफ द वेरी इजी सब्जेक्ट कह सकते हो तुम, सबसे बड़ा सिलेबस जरूर है लेकिन उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है, समझे। और वो खत्म करना भी आसान है, मेरे लिए तो खैर बहुत ही आसान, और तुम्हारे लिए भी आने वाले समय में सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो केमिस्ट्री होगी। चलो फिर, है ना, सोशल फार्मेसी के बाद ठीक है, हम जो है केमिस्ट्री की बात शुरू कर देंगे। पहली यूनिट और थर्ड यूनिट पूरी तरीके से खत्म कर दी है हमने लाइव क्लास में। ओके, इम्यूनिटी की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, जब भी कोई डिजीज हम पे अटैक करती, जब भी कोई माइक्रोब्स हम पे अटैक करता है तो हमारे अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे जब आतंकवादी देश पे हमला करते हैं तो हमारे देश के अंदर क्या मिलिट्री रहती है, वो मिलिट्री क्या करती है, उनको मार के अपने देश की रक्षा करती है, ठीक। तो मिलिट्री हमारे देश की इम्यूनिटी है, ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज हैं या तो हैं, और अगर नहीं है तो उनसे लड़के अपने आप को एडॉप्ट कर लेंगे, ढाल लेते हैं, तो हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं वो बाहर से आने वाले माइक्रोब्स से हमारी बॉडी को बचाते हैं, इसी चीज को बोलते हैं इम्यूनिटी। वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए, किसी स्पेसिफिक, भाई वैक्सीन किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए है, ठीक। अब जिस डिजीज के लिए है उस डिजीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज आपके शरीर के अंदर बन जाएंगे उस वैक्सीन की वजह से, जिससे जब उसका माइक्रोब्स आपके ऊपर अटैक करेगा तब आपके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो फाइट करके उससे जीत जाएंगी, ताकि आपको वो बीमारी या वो स्पेसिफिक डिजीज ना हो जिसकी आपने वैक्सीन ले रखी है। फिर वैक्सीनेशन की बात करें, इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी प्रोड्यूस प्रोटेक्शन टू स्पेसिफिक डिजीज,
वैक्सीन एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए बनाई जाती है, ठीक, स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो बनाई जाती है दवा, उसको क्या बोला हमने, वैक्सीन, ठीक। और वैक्सीनेशन, अब वो वैक्सीन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी गई ताकि वो बीमारी ना लगने पाए, उस बीमारी से बॉडी प्रोटेक्ट रहे, उसको बोला हमने वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन की बात पहले कर चुके हैं। वैक्सीनेशन की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में यूज होने वाली हैं। कुछ ओवरव्यू की बात करें वैक्सीन की ओवरव्यू की बात करते हैं तो जो टर्म वैक्सीन है, अप्लाइड टू ऑल बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। भाई वैक्सीन बनाना एक बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। वैक्सीन बनाने में टेक्नोलॉजी भी लगती है और बायोलॉजी भी लगती है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बेसिकली माना जाता है। Biological preparation produced from living organism that enhance the immunity against the disease, either prevent the prophylactic vaccine or some cases treat disease therapeutic vaccine। तो दो चीजें हैं, एक वैक्सीन होती है बीमारी से बचाने के लिए। वैक्सीन कैसे बनता है देखो बताते हैं वो भी, है ना। इस टॉपिक को समझ लो, समझ जाओगे वैक्सीन कैसे बनता है। इस टॉपिक पे खास ध्यान रखना, इस टॉपिक के बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा कि आफ्टर ऑल वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, ठीक। तो देखो पहली चीज तो हमने दो चीजें देखी, एक बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन, कि पहले तुमको वैक्सीन दे दी गई जिससे वो स्पेसिफिक बीमारी नहीं होगी, उसको क्या नाम दिया गया, प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन, ठीक। फिर इन सम केसेस कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो बीमारी को ठीक करने के लिए, अगर बीमारी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए भी दी जाती है। वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन लिक्विड फॉर्म, जितनी भी वैक्सीन तुम देखोगे, जितनी वैक्सीन सब के सब किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्टेबल के फॉर्म में होती हैं, ठीक। या फिर कुछ होती हैं ओरल और कुछ होती हैं इंट्रानेजल। इनके जो नंबर्स हैं ये एकदम नेग्लिजिबल है, ज्यादातर वैक्सीन तुम्हारी इंजेक्टेबल के फॉर्म में है, ठीक। कुछ एक ऐसी हैं जो इंट्रानेजल या बाई ओरल है। वैक्सीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ईदर इंटायर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझो, वैक्सीन कैसे बनी, या तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने तुमको बीमार किया, या तो उस पूरे के पूरे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा लिया गया, हाईजैक कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया उसको, और फिर उसकी रिसर्च की गई कि ये बीमारी कैसे फैलाता है। भाई हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या है, जब कोई एंटीजन यानी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पे अटैक करती तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने की। जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है जो उससे लड़ने में मदद करती है, तो क्या किया इन्होंने, साइंटिस्टों ने, जिस ऑर्गेनिज्म ने नुकसान पहुंचाया उस ऑर्गेनिज्म को ही उठा लिया और उसकी रिसर्च शुरू कर दी। समटाइम्स, कई बार पूरा ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च ना करके उसका जो मेन पार्ट है, जिस पार्ट की वजह से इंफेक्शन फैलता है, वो चाहे उसका न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे उसके अंदर का प्रोटीन हो, राइट, चाहे उसकी सेल वॉल हो, कहने का मतलब वो मेन कंपोनेंट जिसकी वजह से बीमारी फैलती है उसको उठा लिया। दे मे बी कंस्ट्रक्टेड इन सेवरल वे। अब उठा तो लिया, ठीक, उठा लिया, अब क्या करेंगे, किस तरीके से वैक्सीन बनाएंगे, पॉइंट यही तो था तुम्हारा कि वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक। तो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको उठाया या उसके किसी पार्ट को ले लिया, ओके। अब क्या किया, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव बीन वीकेंड, जो लिविंग, जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तुमको बीमार कर रहा था, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठाया और उसको खाना पीना नहीं दिया, समझे, ना उसको खिलाया ना उसको पिलाया, उसको किडनैप करके भूखों मार डाला, मतलब उसको इतना कमजोर कर दिया कि अब वो अगर तुम्हारे शरीर के अंदर डाल दिया जाए तो तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी नहीं फैला पाएगा। मतलब इतना कमजोर कर दिया, अब वो कई तरह के केमिकल ट्रीटमेंट दिए गए 3rd डिग्री, कई तरह के रेडिएशंस दिए गए, अब वो जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस तरह उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया। भाई आतंकवादी के साथ कैसा बिहेव करोगे, जाहिर सी बात है बिरयानी तो नहीं खिलाओगे, है ना। तो कुल मिला के कोई अगर बिरयानी खिलाता भी है तो हमारी बॉडी नहीं खिलाती, या साइंटिस्ट नहीं खिलाते, साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाया और उसको वीक कर लिया, बीइंग वीकेंड यूजुअली फ्रॉम कल्टीवेशन अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशन कॉल्ड एज अटेन्युएशन।
ठीक, इस प्रोसेस को जो पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म उठाया था, उस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिकली ट्रीट करके, रेडिएशन के थ्रू ट्रीट करके, उसका एटमॉस्फेयर, उसका कल्चर मीडिया चेंज करके, मींस उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं दिया गया। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कमजोर पड़ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइव एटेन्युएशन। इस प्रोसेस से जो वैक्सीन बनी, इस वैक्सीन का नाम क्या पड़ा, लाइव एटेन्युएशन। ध्यान रखना इस चीज को। एटेन्युएशन का मतलब अगर कभी समझ में कभी पूछा जाए तो मतलब ये कि यहाँ पे जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कमजोर कर दिया गया। अब जो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन होती हैं वो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। जैसे पोलियो है, पोलियो का जो वायरस है, पोलियो की कोई वैक्सीन नहीं आई है, उस पोलियो के वायरस को इतना कमजोर कर दिया जाता है और उसके बाद वही पोलियो का वायरस आपको ड्रॉप के फॉर्म में पिला दिया जाता है डायरेक्टली। लेकिन अब वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो पोलियो फैला नहीं पाता। लेकिन अब उसके बॉडी का स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, हमारी बॉडी उसको खूब अच्छे से रीड कर लेती है, खूब अच्छे से रिसर्च कर लेती है और फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है। किसके, पोलियो वायरस के अगेंस्ट में। तो अगली बार अगर ताकतवर पोलियो वायरस भी आया अंदर, समझे, अगर आपके ऊपर अटैक किया, तब हमारी बॉडी ने क्या कर रखा है, उसका एंटीडोट तैयार कर रखा है। एंटीबॉडी जैसे आएगा मार के भगा देगी। जैसे मूवीज में देखते होगे कि कई बार क्या, हीरो जब फाइट करता है तो सामने वाला जो विलन होता है वो बड़ा फाइटर होता है, तो हीरो क्या करता है, उसके सारे मूव्स को याद करता है। ठीक, और अब उसको मालूम है कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है, जैसे पता चल गया उसी के अकॉर्डिंग उसका डिफेंस हो जाता है। वही सिस्टम हमारी बॉडी में है भाई। अब वायरस दे दिया गया मार पीट के एकदम कि चलो इसके साथ अब तुम खेल लो और रिसर्च करो, तो बॉडी रिसर्च करती है और बॉडी एंटीबॉडी बना जनरेट कर लेती है, जिसके बाद अब वो चाहे जितना ताकतवर हो जाए वायरस, चाहे वो बैक्टीरिया जितना ताकतवर हो जाए, हमारी बॉडी में रेडीमेड वैक्सीन तैयार है, एंटीबॉडी तैयार है, अब उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक तरीका है लाइव एटेन्युएशन का। ठीक, दूसरा दूसरा होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके। उसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से जो उसका इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए, जिस वजह से बीमारी फैला रहा था वो बीमारी नहीं फैला पाए। फ्रॉम होल ऑर्गेनिज्म हैव बीन इनएक्टिवेटेड बाय केमिकल, जो लाइव कंप्लीट ऑर्गेनिज्म उठाया था उसको केमिकल के थ्रू इनएक्टिवेट कर सकते हैं। थर्मल, उसको ज्यादा टेम्परेचर दे सकते हैं, है ना, कि अल्टीमेटली वो वीक हो जाए। अब जो कंपोनेंट लिया, स्पेसिफिक कंपोनेंट लिया, जिस कंपोनेंट की वजह से बीमारी फैल रही थी, भाई पूरा पूरा वायरस देखा, पूरा पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लिया। अब जब उठाया तो उसको कमजोर किया, तो फिर भी साइंटिस्टों के दिमाग में एक सवाल आया, कहीं कोई बच्चा कमजोर हुआ और ये फिर उठ खड़ा हुआ वायरस, तब तो कब दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट ले लिया उसका और उसको फिर वैक्सीन की तरह बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर बॉडी ने उस पर रिसर्च शुरू कर दी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी शुरू कर दी, ताकि उस मटेरियल का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है अगली बार, तो हमारी बॉडी में बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं, एक पहचानने का काम करती है और अगर पहचान लिया, पहचान के अलार्म दे देगी कि हाँ भाई आतंकवादी आया। दूसरा, किलर टी सेल्स होती हैं, वो गन लिए, वो किसी से पूछेगी नहीं, आइडेंटिफाई हुआ कि आतंकवादी है, सीधा शूट कर दिया। तो बी सेल्स तुम्हारी क्या करती हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो हमारे अंदर वायरस पड़ा है, ये हमको रीड कराया गया है कि इस मटेरियल का कोई भी आदमी, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, इट मींस ये क्या है, ये फॉरेन बॉडी है, इसको मार देना है। और किलर टी सेल्स क्या होती है, सीधा उसको उड़ा देती हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है। तो कंपोनेंट जब लिया डिजीज की ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट, जैसे प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो चाहे पूरा ऑर्गेनिज्म ले लो या उसका कोई पार्ट ले लो, है ना, जो भी लिया उसको वीक करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज सच। ठीक, और इस तरीके से वैक्सीन बनती है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट हुआ। इसमें बहुत सारे एंडोटॉक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रॉम द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस, जो बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में इंफेक्शन के बाद एंडोटॉक्सिन मींस टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से बॉडी बीमार हो जाती है। तो कल्चर करके ऐसे बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता, मींस उसको पाला जाता है,
ठीक, पालने पोसने के बाद उनका जो है जो टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस करते हैं उस टॉक्सिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर उस टॉक्सिन को, जो टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया ने जो सिक्रीट किया है उसको वीक कर दिया जाता है और फिर उस टॉक्सिन को इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी में एज ए वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से क्या टॉक्सिन निकाला जाता है और उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक, अब लिंकेज का कॉल्ड कंजुगेटेड पॉलीसैकेराइड टू प्रोटीन लीडिंग इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। अब जैसे जो पार्ट ले लिया हमने स्लाइड पार्ट, जैसे प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड का ले लिया, उस प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड को हम इंजेक्शन के फॉर्म में वैक्सीन बना के इंट्रोड्यूस करते हैं कि बॉडी को पता चल जाए कि ये मटेरियल टीच करा दिया कि इस तरह का आदमी दिखे, मींस फोटो सर्कुलेट करा दी गई कि ये चीज दिखे तो तुमको मार देना है, तुमको सोचना नहीं है, मींस ये नुकसान पहुंचाएगी, राइट। अब इसी में ध्यान दो ये पॉइंट, ये टेबल ध्यान दो, जैसे लाइव अटेन्युएटेड कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। लाइव अटेन्युएटेड ये वैक्सीन तुम्हारे अंदर लगी हैं, मतलब मीजल्स, तो कहने का मतलब मीजल्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीजल्स का वैक्सीन तुम सबको लग चुका होगा, मम्स का लगा, रूबेला का लगा, वेरिसेला जूस्टर का लगा। ठीक, ये सारी वैक्सीन जितने लोग यहां बैठे हो सबको लग चुका है। माय डियर, अगर मेरे नोट्स बना रहे हो पढ़ के, देखो तुम लोग जब लाइव क्लास लिया करो तो मेरा तो यही कहना है कि मेरे नोट्स बनाना शुरू करो। तुमको 10-12 राइटर की बुक्स का निचोड़ मिल जाएगा। देखो लेना है बुक किसी को ले लो, मैं किसी बुक को ना रिकमेंड करता हूं ना मना करता हूं, लेकिन मेरे नोट्स पढ़ने के बाद तुमको किसी बुक की जरूरत नहीं। तुम एक बुक देखने जाओगे उसमें तुमको सब कुछ मिलने वाला नहीं, समझे। तो जिस जिस बुक में ज्यादा अच्छी चीजें होती है उन चीजों को मॉडिफाई करके मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो किसी तरह का चाहे किसी तरह का कोई फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जाओ, चाहे डिप्लोमा का भी एग्जाम दोगे या आने वाले समय में एग्जिट एग्जाम का एग्जाम दोगे, इन्हीं सबसे बड़े आराम से निकल जाएगा, तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो वैक्सीन हैं ये सारी वैक्सीन तुम में से सबको लग चुकी है। ठीक, तो मीजल्स, अब सोच के देखो ये लाइव एटेन्युएटेड का क्या मतलब है। इसका मतलब तुम लोगों की बॉडी में मीजल्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मम्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रूबेला का माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वेरिसेला जूस्टर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम लोगों की बॉडी में इंट्रोड्यूस किए गए, तभी तो तुम्हारी बॉडी ने टीच किया और उसके अगेंस्ट में भाई इनकी ये जिस भाई इसको क्यों कमजोर कर दिया गया और बॉडी में दे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बॉडी ने क्या किया, ये जिस टेक्नोलॉजी से बीमारी फैलाते हैं शरीर के अंदर, बॉडी ने पढ़ने का मौका मिल गया क्योंकि कमजोर हो गए, इनको खोल खोल के पढ़ डाला पूरा कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी, और उसी टेक्नोलॉजी के एंटीबॉडी बना लिए। अगली बार इनका ताकतवर साथी भी आएगा तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी रेडी, क्या समझे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी रेडी, किसी तरह का कोई नुकसान हमारी बॉडी को ये पहुंचा नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी ने इनकी जो टेक्नोलॉजी है बीमारी फैलाने वाली पहले ही पढ़ ली, राइट। फिर इनएक्टिवेटेड, अब यहां पे क्या इनको केमिकली या रेडिएशन करके इनएक्टिवेट कर दिया गया, मतलब डॉर्मेंट कर दिया गया। ये कुछ यहां पे तो ये जिंदा है, डॉर्मेंट नहीं जिंदा फॉर्म है, यहां पे इनएक्टिवेट कर दिया केमिकली, जैसे फ्रीज कर देते ना भाई, पहले ना दिखाते हैं कि भाई जादू चलाया सामने वाले को फ्रीज कर दिया, कुछ कर ही नहीं सकता, इनएक्टिव हो गया। तो अब हेपेटाइटिस ए, अब ये वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा खतरनाक है, इनको अगर जिंदा ज्यादा थोड़ा भी एक्टिव छोड़ दिया तो कोई भी सामने वाला बंदा कमजोर दिखेगा ना तो ये फिर से उसके ऊपर सवारी कर लेंगे। तो हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड्स, इन सबके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट मतलब इनके जेनेटिक मटेरियल के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, मतलब जो जीन्स है इनके, जो डीएनए है इनका, जो खतरनाक बनाता है इनको, उस डीएनए में मॉडिफिकेशन कर दिया गया। उनके डीएनए में मॉडिफिकेशन मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, खतरनाक वाला पार्ट हटा के और नॉर्मल पार्ट इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया और फिर बॉडी में डाल दिया। अब वही है ना कि सांप का जहर निकाल लो तो सांप चाहे जितना काटे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, राइट। वही चीज कर दिया गया हेपेटाइटिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, हेपेटाइटिस के वायरस के साथ कह सकते हो, वही चीज कर दी गई कि इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो नुकसान पहुंचाने वाला पार्ट है, इन्फेक्शन करने वाला, उसको काट के हटा दिया गया। तो हमारी बॉडी ने क्या किया, फिर इनकी पूरी टेक्नोलॉजी पढ़ ली और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ली। टॉक्सॉइड की बात करें, जैसे टॉक्सिन सीरा जो इन्हीं के अंदर से सिक्रीशन निकाला गया, उस जैसे टिटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, है ना,
इन्हीं के अंदर के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको ही इनएक्टिव करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन है तो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लेके उन्हीं का कोई पार्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। किस वैक्सीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है? न्यूमोकॉकल, मेनिंजियोकॉकल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये इधर वैक्सीन है, मींस लाइव एटेन टाइप ऑफ वैक्सीन कह सकते हो। तो लाइव एटेनुएटेड के लिए ये जिम्मेदार, इनएक्टिव इनको कर दिया गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से वैक्सीन, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी थोड़ा बहुत कि वैक्सीन कैसे बनती है। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं और भी बहुत कुछ है वैक्सीन बनने के। ये कुछ खास जो तुम्हारे मतलब के हैं, जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वैक्सीन में कंटेन एंटीजन अगेंस्ट द सेवरल टाइप कॉल्ड सीरोटाइप। वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में एंटीजन है, ध्यान रहे, एंटीजन। सभी तरह की वैक्सीन्स में एंटीजन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है और हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है एज ए आतंकवादी, एज ए टेररिस्ट, ठीक। मतलब बॉडी डिटेक्ट करती कि ये हमारे बॉडी के अंदर अगर आया तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी मिलिट्री तैयार कर लेती है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी, ठीक। तो कोई भी एंटीजन बॉडी के अगर अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो बॉडी हमारी उसके अंदर बना लेती है एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में। इसी को बोलते हैं एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। कि कोई एंटीजन, कोई बैक्टीरिया पानी के बतासे तुमने खाए, तुमने मुंह जैसे फैलाया पानी के बतासे खाने के लिए, वैसे ही ढेर सारे उस गोलगप्पे के साथ बैक्टीरिया भी अंदर आ गए। और जब बैक्टीरिया अंदर आए तो तुम्हारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है, जितने बैक्टीरिया आए सबको चुन चुन के मार दिया क्योंकि एंटीबॉडी रेडी है पहले से। ऐसे बैक्टीरियाओं से खेलना तो बचपन का खेल रहा है भाई। बचपन में जब मिट्टी खाया करते थे, है ना, या मिट्टी चाट लिया करते थे, तब भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचपन में चले गए। तो बचपन में तो उन्होंने खूब सर्दी जुकाम कराया, लेकिन बाद में बॉडी ने क्या किया, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ली। उसके बाद फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी का कुछ न कर पाए, वो खाली आते हैं और मर जाते हैं, राइट। फिर बात करें कंपोजिशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का कंपोजिशन तो ओवरव्यू था। अब कंपोजिशन में क्या क्या होगा भाई? एडिशन टू बल्क। देखो कोई भी जैसे दवा बनती है भाई, दवा कैसे बनेगी? दवा बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल, कुछ भी बनाना है, चाहे घर में सब्जी बनाओ, समझे, चाहे चिकन बनाओ, चाहे मटन बनाओ, जो भी बनाना, हर चीज के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। उसी तरीके से कोई मेडिसिन बनानी है, वैक्सीन बनानी है, उसके लिए चाहिए रॉ मटेरियल। अब मेडिसिन में सबसे जो मेन चीज होती है उसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो किसी भी दवा में मेन दवा का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एपीआई, राइट। और इसके साथ क्या चाहिए होती है? एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट, एक्सीपिएंट क्या काम करता है? ये दवा को दवा बनने में, मींस दवा का वेट कितना होगा, दवा की हार्डनेस कितनी होगी, दवा की थिकनेस कितनी होगी, दवा की चमक क्या होगी, दवा का कलर क्या होगा, दवा की फिनिशिंग क्या होगी, दवा किस तरीके से बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, कितनी देर में उसका डिजोल्यूशन होगा, कितनी उसकी फ्राइबिलिटी होगी, कितना उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा, हर चीज के लिए बाकी जिम्मेदार ये एक्सीपिएंट होते हैं। एपीआई होता है मेन बीमारी को ठीक करने वाला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लेकिन अब खाली एपीआई तो पाउडर फांक नहीं लिया जाता है ना। हम दवा के फॉर्म में खाते हैं, टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं, या इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, तो वहां पे वो मेडिसिन बनी तो एपीआई के साथ साथ एक्सीपिएंट की जरूरत पड़ती है। ये एक्सीपिएंट मेडिसिन को सपोर्टिंग एजेंट कह सकते हो, मींस इनके बिना इसका ये दवा नहीं बन पाएगी, और कह सकते हो, और इसके बिना तो ये कुछ भी नहीं है। खैर फिर तो पाउडर है, आटा फांक लो, समझ लो एक्सीपिएंट हो गया, मींस नथिंग। तो कुल मिला के उसी तरीके से तुम्हारी जो वैक्सीन बनने के लिए वैक्सीन का मेन प्रोडक्ट चाहिए, पहली चीज। अब चाहे वैक्सीन में तुम टॉक्सिन्स ले लो, टॉक्सॉइड ले लो, सीरा ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, उसको एटेन्युएटेड करके इनएक्टिवेट कर दो, उसका पॉलीसैकेराइड, उसका प्रोटीन, उसका न्यूक्लिक एसिड, जो भी लिया वो मेन एपीआई की जगह काम करेगा। बाकी चाहिए होते हैं एक्सीपिएंट, है ना। तो बल्क एंटीजन विच इज मेन कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन। बल्क में एंटीजन चाहिए। अब ये एंटीजन कौन सा? फॉरेन पार्टिकल।
क्या होता है एंटीजन? वही कि भाई चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपने क्या किया, कमजोर कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, या उसका कोई सिक्रीशन ले लिया, तो वो क्या हो गया आपका एंटीजन। हमारी बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है। वैक्सीन्स आर फॉर्मुलेटेड बाय मिक्सिंग विद अदर फ्लूइड। भाई जाहिर सी बात है, वैक्सीन को बनाना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, अदर फ्लूइड में आप उसको घोलोगे किसमें, चाहे पानी में, चाहे सलाइन में, बहुत सारे एडिटिव्स की जरूरत पड़ती है, प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उसकी एक लाइफ साइकिल सेट हो सके, कितने दिन तक ये खराब नहीं होगी। समटाइम्स बहुत सारे एडजुएंट जो कलर वगैरह डिसाइड करते हैं, फ्लेवर डिसाइड करते हैं कि भाई किस फ्लेवर का, किस कलर का, है ना, कितने दिन तक रहेगा, किस तरह के बॉटल्स में रखा जाएगा, उन सब चीजों के लिए कंफर्टेबल हो, तो ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिलाए जाते हैं। कलेक्टिवली दीज एडिशन इंग्रेडिएंट को क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट, जो मैंने नाम लिया। भाई एपीआई मेन दवा हो गई, तो मेन दवा में तो एंटीजन हो गया, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया या उसका कोई पार्ट हो गया, ठीक, एपीआई की जगह, और एक्सिपिएंट की जगह बाकी सारी चीजें हो गई। ओके, दे इंश्योर द क्वालिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द वैक्सीन ओवर इट्स सेल्फ लाइफ। तो जो एक्सिपिएंट होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये वैक्सीन की सेल्फ लाइफ कितनी होगी, मींस कितने दिन तक ये वैक्सीन लगाई जा सकती, कितने दिन तक ये वैक्सीन खराब नहीं होगी। ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं एक्सिपिएंट से। भाई प्रिजर्वेटिव जितना डालोगे जितने टाइम तक, उतने टाइम तक ही रहेगा। अब वैक्सीन यूजुअली फॉर्मुलेटेड बाय बट मे बी फ्रीज ड्राइड। बहुत सारी जो वैक्सीन होती हैं, ज्यादातर इनकी जो ड्राइंग होती है, भाई किसी भी चीज के प्रोसेस में बनाने के लिए ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। अब ड्राई करने के लिए घर में क्या करोगे, तवे पे रख दो ड्राई हो गया, धूप पे सुखा दो ड्राई हो गया, माइक्रोवेव में रख दो ड्राई हो गया, ओवन में रख दो ड्राई हो गया, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे वैक्सीन हम जो ड्राई करते हैं उसको करते हैं फ्रीज ड्राई, जिसको बोलते हैं लायोफिलाइज्ड। फार्मास्यूटिक्स जब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, तो वहां पे फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, लायोफिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें विद मशीन उनकी कैसी होती, कैसे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, वो सारी चीजें हम लोग फार्मास्यूटिक्स में देखेंगे, राइट। तो फ्रीज ड्राई करते हैं, क्यों फ्रीज ड्राई करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये होता हीट सेंसिटिव। जो चीजें हीट सेंसिटिव होती हैं, मींस ज्यादा हीट दे दिया तो मर जाएगा बेचारा। भाई किसी को भी ज्यादा आग पे बिठा दोगे तो मर ही जाएगा ना। तो ये हीट सेंसिटिव होते, ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे वो सारे मटेरियल जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनको फ्रीज ड्राइंग करते हैं। कैसे फ्रीज ड्राई करते हैं? प्रिजर्वेटिव इंश्योर्स द स्टेरिलिटी ऑफ वैक्सीन्स ओवर द पीरियड ऑफ सेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेटिव इंश्योर करते हैं कि जो वैक्सीन है इसमें किसी तरह का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाया। कब तक? जब तक इसकी सेल्फ लाइफ अवेलेबल है। दे मे बी प्रिवेंट द कंटामिनेशन मल्टी डोज कंटेनर से या बाहर के एटमॉस्फेयर से, किसी भी तरीके से ये प्रिजर्वेटिव बचाता है इसके कंटामिनेशन को। ठीक, ये कुछ टेबल है ना, ये पीडीएफ दूंगा तो इस टेबल को देख लेना, राइट। मैं पीडीएफ जैसे टॉपिक खत्म होगा अपलोड कर दूंगा। ये पीडीएफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें टेबल में क्या है, कौन सी बीमारी वायरल है, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है, ये उसकी पूरी टेबल है। और उस वायरस की वैक्सीन लाइव एटेन्युएशन करके की जाती है, कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से की जाती है, कि इनएक्टिवेट करके की जाती है, कि टॉक्साइड करके की जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को दे दूंगा, इससे भी 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो इस टेबल को उसी में अटैच कर दूंगा, इसको देख लेना तुम लोग। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी की। किसकी? टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ लेके आता है, मींस मदर ट्रांसफर करती है उसको, ठीक। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब सब बाहर आता है तो बाहर वो अडॉप्ट करता है चीजों को, उनसे वो धीरे धीरे करके इम्यूनिटी अपनी अडॉप्ट करता जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडॉप्टिव इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी दैट आवर बॉडी एक्वायर्ड और गेन ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ बॉडी हमारी गेन करती है। क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी का कई बार पूछ लेते हैं। इम्यूनिटी इनेट और एक्वायर्ड, है ना। हमने बताया इनेट कौन सी, जो हमारी बॉडी जो लेके आते हैं, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या भाई, ये स्किन वगैरह क्या है, फिजिकल बैरियर है ना, ये हमारी हम लेके आते हैं। केमिकल बैरियर की बात करें, हमारी बॉडी में बहुत सारा HCl है पेट में, गैस्ट्रिक जूस है, ये सारा भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेट में जाएगा तो वो HCl में ही मर जाएगा।
बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन सिक्रीशंस होते हैं। तो सेलुलर और प्रोटीन सिक्रीशंस ये सब क्या है, ये हम पैदा होते ही अपने साथ लेके आते हैं। ठीक भाई, स्किन है, केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, एंजाइम्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, ये सब क्या है, पैदा होते ही लेके आते हैं। तो इनको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरह की, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जिसमें हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाती है, जैसे नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। नेचुरल एक्वायर्ड मतलब बिना कुछ किए नेचर से आ गई। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड हमने आर्टिफिशियली बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाई बिना मेहनत किए, जैसे वैक्सीन। वैक्सीन में क्या है, आर्टिफिशियली सीधा एंटीबॉडी ले लिए हमने। एक्टिव में नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ज्यादा समझने के लिए देखो, हाँ ज्यादा समझने के लिए ये इसको देखो। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल। हमने कहा क्या कहा कि एक्टिव इम्यूनिटी में मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी तब मिलेगी। नेचुरल कैसे, एंटीबॉडी डेवलप्ड रेस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। तुमको कोई इन्फेक्शन हुआ, मींस पानी के बतासे खाए, माइक्रोब्स आया, अब बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लिया। तो क्या की तुम, बॉडी ने मेहनत की लेकिन बाय नेचर ये अपने आप, भाई कोई इन्फेक्शन हुआ और आ गया। फिर आर्टिफिशियल में क्या हुआ, एंटीबॉडी डेवलप्ड रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन। कोई आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करोगे, कोई माइक्रोब्स है ना, जो हमने अभी बताया वैक्सीन में क्या है, सीधा कॉजिंग एजेंट है, मींस डिजीज कॉजिंग एजेंट को कमजोर करके डाल दिया गया। जब कमजोर करके डाल दिया गया तो यहां पे हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मेहनत खुद ही करनी पड़ी, करोगे, एक्टिव में बनाना तुमको ही पड़ेगा। ठीक, यस, है ना। फिर पैसिव वो इम्यूनिटी जिसमें तुमको कुछ नहीं करना, ये अपने आप। जैसे नेचुरल में क्या है, एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम मदर मिल्क, है ना। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, फीड जब करता है तो बहुत सारा इम्यूनिटी मदर मिल्क से बच्चे में चला जाता है, तो बिना मेहनत किए नेचुरली गया। आर्टिफिशियली कैसे, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका सीधा एंटीबॉडी हम ले लेते हैं। एंटीबॉडी रिसीव्ड फ्रॉम मेडिसिन, फ्रॉम द गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन। बहुत सारी ऐसे गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन या इन्फ्यूजन्स हैं, ब्लड के इन्फ्यूजन्स हैं, जिनसे हमारी बॉडी में, कहते हैं ना जैसे सीरम ट्रांसप्लांट किया जाता है, सीधा एंटीबॉडी का ट्रांसप्लांट हो गया, एंटीबॉडी दे दी गई। तो यहां पे बिना मेहनत किए आर्टिफिशियली और नेचुरल तरीका। जब भी बात पैसिव की जाए तो पैसिव में तुमको मेहनत नहीं करनी, एक्टिव की बात की जाए तो तुमको मेहनत करनी, तुमको खुद बनानी पड़ेगी, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो दो तरह की, एक्टिव और पैसिव होती है इस तरीके से। अच्छा, एक होती हर्ड इम्यूनिटी। जब कोविड आया था तो याद करो, एक बात आ रही थी कि जब 70% से ज्यादा लोग कोविड से इन्फेक्शन हो जाएंगे तो एक हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ज्यादातर कम्युनिटी में, जैसे भेड़ देखो एक साथ रहती हैं, है ना। तो एक अगर बीमार हुई तो धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा बीमार हो जाएंगी, है ना। और एक के अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो गई, जैसे ज्यादातर को, अगर इसमें 70% को कोविड हो जाए और उनको कोविड 70% को हो जाए तो धीरे धीरे करके क्या, उनको उसी एटमॉस्फेयर में रहने की आदत हो गई। मींस पर्सन टू पर्सन द नेचुरल ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन इज इफेक्टिवली इनहिबिटेड। अपने आप धीरे धीरे करके उस इन्फेक्शन, क्योंकि उसी इन्फेक्शन, भाई जो लोग ठंडी में भाई अब जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं, देखो उनको ठंडी नुकसान नहीं करती। अभी कोई जो गर्म प्रदेश में रहता है वहां से ठंडक में चला जाए तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। मींस वहां के सभी लोग उसी एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उनकी इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर 90% लोगों को किसी तरह की कोई समस्या हो जाए तो वो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। उसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, मतलब बिना किसी मेहनत के अपने आप, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर हो गया ना, तो सबकी बॉडी अपने आप अडॉप्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का खत्म हुआ। कल से हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो एक दो लेक्चर में पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक फार्मेसी, सोशल फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। ओके, पढ़ते रहो, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों को जोड़ते रहो और तैयारी करते रहो।